नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले जो वीडियोज़ हैं उसमें पढ़ा था कि ताम प्रसारण काल क्या है और पाषाण काल, यानी कि हम लोगों ने पाषाण काल और ताम प्रसारण काल पर बात कर ली थी, जो कि हमारा जो एशियन था, जिसके हमने 3 पार्ट किए थे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। जिसमें जो हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड था उसके जो पार्ट थे स्टोन एज और ताम प्रसारण काल, यानी कि स्टोन एज और कॉपर एज, उसकी हमने बात कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल एज के बाद प्रोटो हिस्टोरिकल एज के पास, किस पर? प्रोटो हिस्टोरिकल एज, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, किससे बात करने वाले हैं हम आज? आद्य ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बाद हम बात करेंगे आज प्रोटो हिस्टोरिकल एज पर। ठीक है, हाँ। तो जैसा कि हमारा जो नवपाषाण काल था, जो उसका नवपाषाण काल का जो परवर्ती समय था, उसका जो मानव था नवपाषाण काल में, जो परवर्ती समय का मानव था, उसने एक धातु का प्रयोग करना सीखा था। जिस धातु का क्या नाम था? तांबा। किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? तांबा का, यानी कि कॉपर। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नवपाषाण काल के बाद हमारा एक युग स्टार्ट होता है, जिस युग का नाम हम देते हैं ताम प्रसारण काल। ठीक है, यानी कि चल्कोलिथिक एज। क्या नाम देते हैं उसका हम? चल्कोलिथिक एज। यानी कि जो चल्कोलिथिक एज है उसका जो मानव हो वो तांबा प्लस पाषाण से जो बनी हुई औजारें हैं उनका प्रयोग करता था। ठीक है, बट जब वो ताम प्रसारण काल के परवर्ती समय का जो मानव है, तांबा और टीन, किसका? तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन के मिश्रण से एक धातु बनाया, जिस धातु का नाम दिया कासा, यानी कि कासा। ठीक, ये कासा है, एक प्रकार से मिश्रित धातु है। किस धातु है ये? मिश्रित धातु, क्योंकि ये बनती है तांबा और टीन के मिश्रण से, इसलिए ये है मिश्रित धातु। जब जब जो ताम प्रसारण काल का जो परवर्ती मानव है, जो तांबा और टीन के मिश्रण से कासा जैसे धातु को बनाया, तो हमारा जो प्री हिस्टोरिकल, यानी कि हमारा जो प्रोटो हिस्टोरिकल एज है, उसमें जो युग स्टार्ट हुआ, वो युग कौन से स्टार्ट हुआ? ताम प्रसारण के काल के बाद कांस्य युग। कौन सा युग स्टार्ट हुआ? कांस्य युग। ठीक है, जैसे कि पहले हमारा स्टार्ट हुआ पाषाण काल, फिर ताम प्रसारण काल, उसके बाद हमारा युग स्टार्ट हुआ कांस्य युग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है, यानी कि तकनीकी दृष्टिकोण से। हालांकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में तो बताया, सांस्कृतिक अनुक्रमण के दृष्टिकोण से देखें तो पहले आता था हमारा पाषाण काल, उसके बाद आया हमारा कांस्य युग, फिर आया था हमारा ताम्र प्रसारण काल, ताम्र पाषाण काल। ठीक, बट अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो पहले पाषाण काल आया, फिर आया हमारा ताम्र प्रसारण काल, फिर हमारा कांस्य युग आया। क्योंकि जो कांस्य युग है, यानी कि जो कांसा धातु है, वो एक प्रकार से मिश्रित धातु है, जो बनती है तांबा प्लस टीन के मिश्रण से, इसलिए वो ताम्र प्रसारण काल से पहले नहीं आ सकती है। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने अपने जो पिछले वीडियोज हैं उसमें पढ़ लिया था। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटो हिस्टोरिकल एज, यानी कि कांस्य युग में। तो हमारे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में। किस पे? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि उसे हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसे हम? हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं? हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पे। ठीक है, हाँ। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, जो इसका उद्भव है, इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना माना जाता है? 2600 BC से टू 1700 BC। बट इसमें मतभेद है, कुछ इतिहास 2700 BC से 1900 BC मानते हैं, बट जो इसका सही टाइम पीरियड है वो है 2600 BC से 2700 BC। ठीक है, ये एकदम
प्रमाणित है कि 2682 2782 2782 इसका टाइम पीरियड है। हाँ चलिए आप देखते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान में जो पंजाब का इलाका है उसमें एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है साहिवाल, जहाँ पर स्थित है हमारा हड़प्पा, जिसकी 1921 से पहले भी बहुत बार सर्वेक्षण हुआ, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, बट उन्हें हम लोगों ने उन पर ज़्यादा हम लोगों ने जोर नहीं दिया उन्हें, इसलिए हमें किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई। बट जब 1921 में, कब 1921 में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है क्या, दयाराम सहनी। इन्होंने जब 1921 में इस हड़प्पा नामक स्थल का सर्वेक्षण किया तो इन्हें कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले और एक सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मिली। बट जब 1922 में हमारे जो राखाल दास बनर्जी हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और 1925 में जो हमारे इतिहासकार हैं मैके, उन्होंने चंद्रहुदड़ो की खोज किया, तब जाकर हमें एक सभ्यता का पता चला। तो जैसे कि जब हमें सभ्यता का पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता है, तो हमारी जो इतिहास है उसमें एक मान्यता है कि जिस स्थल का पहले पता चलता है उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता या उस जो सिविलाइजेशन है उसका नाम रखते हैं। तो पहले जो हमारा स्थल खोजा गया था वो स्थल खोजा गया था दयाराम सैनी के द्वारा हड़प्पा। तो इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। बट इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलावा भी इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम क्या है, ये समझते हैं मैप के द्वारा। कैसे समझते हैं, मैप के द्वारा। ये हमारा प्यारा प्यारा मेरा भारत है, कैसा, सॉरी यहाँ थोड़ा सा अच्छा बात है ना। हालांकि ज़्यादा खूबसूरत हमारी आर्ट नहीं है, फिर हम समझने के दृष्टिकोण से मैप बनाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैप कैसा बना, ठीक। तो यहाँ से एक निकलती है नदी जो हमारे कश्मीर से होते हुए पंजाब और पाकिस्तान से होते हुए अरबियन सी में गिरती है, ठीक है। इस जो नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। क्या नाम है इसका, सिंधु नदी। ये निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी सिंधु नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 2880 किलोमीटर। याद कीजिए वनडे एग्जाम वाले, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो गया। तो जो हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो अधिकांश स्थल हैं वो हमारे इस सिंधु जो नदी है इसके आसपास हैं, ठीक है। जिस कारण से इतिहास का इसका दूसरा जो नाम देते हैं, क्या देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। हाँ, हालांकि जो दोनों नाम हैं वो 1921 से 1947 के बीच में रखे गए। कब रखे गए थे, 1921 से 1947 के बीच में। जब जो हमारा 1947 से पहले हमारा जो भारत देश है उस पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ठीक है। और हमारा जो भारत हुआ करता था उसमें हमारे जो ये पश्चिम पंजाब और पूर्वी जो पंजाब था ये सम्मिलित थे, ठीक है। और जब 1947 में हमारे भारत का विभाजन हुआ तो इधर बना एक प्रांत जो ये बना पश्चिमी पंजाब, और ये पूर्वी पंजाब बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि ये बाद में बांग्लादेश बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं पश्चिमी पाकिस्तान पर। तो जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश स्थल हैं वो पड़ते हैं कहाँ पे है, हमारा जो पाकिस्तान जो देश है प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर। बट हाँ, जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है उससे ना तो अपनी सभ्यता मानने को तैयार है और ना ही साझी सभ्यता मानने को तैयार है, यानी कि साझी, ठीक है, मिली जुली सभ्यता। तो जिसका कारण ये है कि अगर वो सोचते हैं अगर हम हड़प्पा सभ्यता को अपनी सभ्यता या साझी सभ्यता मानेंगे तो कहीं ना कहीं हम भारत की संतान कहलाएंगे। बट वैसे भी ये पाकिस्तान वाले भारत की संतान कहलाते हैं, ठीक है। सभ्यता को अपनी सभ्यता माने या ना माने, ठीक है। हाँ, इसलिए वो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इस पर किसी प्रकार का संरक्षण नहीं करते हैं।
तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इसका नाम चेंज करके नाम रखना चाहिए क्या, सरस्वती घाटी सभ्यता। क्या नाम रखना चाहिए, सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि जो अधिकांश स्थल हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सिंधु जो नदी है उसके बाद सरस्वती जो नदी है उसके आसपास हैं, सरस्वती घाटी सभ्यता। ठीक है, हाँ। तो हालांकि ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है हड़प्पन सिविलाइजेशंस। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि बहुत चीज़ों का नाम चेंज हो रहा है, जैसे कि इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया, और अलीगढ़ का नाम चेंज होकर हरिगढ़ हो गया। तो क्या पता लगे हाथ इस हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है इसका भी नाम चेंज हो जाए, क्योंकि नाम प्रस्तावित ही है कि इसका सरस्वती घाटी सभ्यता नाम रखा जाए। ठीक है, तो हमारा मुद्दा ये नहीं, हमारा मुद्दा है आज हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो अब हम लोगों ने ये इतना देख लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास लेखन दृष्टिकोण पर। किस पे बात करते हैं, इतिहास लेखन दृष्टिकोण, कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो विकास की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से विवाद हैं। ठीक है, हाँ। तो पहले क्या देखते हैं हम, इतिहास लेखन दृष्टिकोण। सर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाइएगा। हाँ, तो सॉरी, एक बार मैं सोच रहा हूँ कैमरा में नहीं आ रहा होगा तो नीचे लिखता हूँ। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ लिखता हूँ ना, इतिहास। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है जो बहुत जल्द हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी क्लास के बीच में। अभी ये पता नहीं चल पता है कि अभी ऊपर का आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट जब हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है इसे सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, तो पहले देखेंगे हम इतिहास दृष्टिकोण। जैसा कि हमने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक प्रोटो हिस्टोरिकल एज की सभ्यता है। तो हमें जो इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलेगी। किससे मिलेगी हमें, पुरातात्विक स्रोतों से। क्योंकि पहले बताता हूँ कि जो हमारे जो प्री हिस्टोरिकल एज था, प्री हिस्टोरिकल एज यानी कि प्रागैतिहासिक काल, उसके विषय में भी हमें जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती थी। बट उसमें जो था किसी प्रकार के उसमें जो मानव था वो किसी प्रकार की जो लिपि का प्रयोग करना नहीं सीख पाया था। बट जो प्रोटो हिस्टोरिकल एज है इसमें का जो मानव है वो एक लिपि का प्रयोग करना तो सीख लिया था, एक लिपि का प्रयोग तो करता था, बट उस लिपि को आज तक हम लोगों ने पढ़ने में किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं कर सके हैं। जिस कारण से हमें जो जानकारी मिलती है हड़प्पा सभ्यता के बारे में वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से। यानी कि जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं उसकी जो जानकारी मिलती है वो सिर्फ हमें पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जिसमें से मृत भांड है, मृत मूर्तियाँ हैं और मुद्रा है, इनके आधार पर जो इतिहास का निर्माण हुआ है उसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे जो विवाद है वो क्या है देखते हैं। वो विवाद है जब हम हड़प्पाई जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि को नहीं पढ़ सके, जिस कारण इसके विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया, ठीक है, इसे हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब हमें किसी प्रकार के सच्चे साक्ष्य मिले ही नहीं तो उसकी विकास की प्रक्रिया ठीक ढंग से कैसे समझ पाएंगे। क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं या पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनकी अपनी सीमा होती है, किसी जानकारी को अधूरी ही बताते हैं। बट इनकी दूसरी जो कमी है कि जो हम पुरातात्विक स्थल इनकी जो खुदाई करते हैं वो खुदाई करते हैं, क्षैतिज खुदाई करते हैं, ऊर्ध्वाधर खुदाई नहीं करते हैं, लंबवत खुदाई नहीं करते हैं, जिस कारण से हमें बहुत मिनिमम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो जो मिनिमम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो दूसरा जो विवाद है वो विवाद क्या है, हम पहले समझेंगे इसकी पृष्ठभूमि। कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, वो 1921 से 1947 के बीच में हुई थी। यानी कि जो हमारे अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनका पता चला था 1921 से 1947 के बीच में।
उस टाइम हमारा जो भारत देश है उस पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेजों का। तो जो अंग्रेज आए थे भारत में, वो एक बात बोलते थे कि जो ये भारतीय हैं ये असभ्य हैं, हम पश्चिम के लोग जो आए हैं इन्हें सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इसी बात पर वो हमारे भारत देश पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो वो ये बात बोलते थे। तो जो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास लेखक हैं, कौन? ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखक, जो इतनी विकसित सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता, उसकी स्थापना का जो श्रेय है वो हम भारतीयों को देना नहीं चाहते थे। क्योंकि वो अगर उनका मानना था कि अगर हम इतनी विकसित सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता है, इसकी स्थापना का श्रेय भारतीयों को दे देंगे तो भारतीयों के जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल आएगा कि जब हम पहले से इतना विकसित हैं और इतना सभ्य हैं तो हमें और विकसित और सभ्य बनाने की क्या आवश्यकता? हम किसी की मदद क्यों ले सभ्य बनने के लिए और विकसित होने के लिए? जिस कारण से अंग्रेजों का जो शासन है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। इसलिए जो ब्रिटिश समाज जो इतिहासकार हुए हैं, ब्रिटिश समाज के इतिहासकार हुए हैं, वो इतनी विकसित सभ्यता को, इतनी विकसित स्थापना का श्रेय भारतीयों को देना चाहते थे। देना नहीं चाहते थे, ठीक है, नहीं लेंगे तो लोग देना चाहते थे, तुम समझ जाओगे, नहीं चाहते थे, ठीक। हाँ, और तो जो इन्होंने बताया, जो ये तर्क है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखक इतनी विकसित सभ्यता की स्थापना का श्रेय भारतीयों को देना नहीं चाहते थे, तो इस पर जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखक है वो तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखक है ये लिख लिया है, आप समझ लिया है, तो मैं इसको मिटा दूँ एक बार। हाँ ठीक है, मिटा देता हूँ। ओके, हाँ ये भी लिखे हुआ, ना लिखा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करना और रोक कर लिख लेना। तो इसमें से इतिहासकार हुए हैं कौन से? J.H. मैके, गार्डन और क्रेमर। ये एक अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिस तर्क में बताते हैं कि मेसोपोटामिया से भारत की ओर जनसंख्या का प्रवाह हुआ। क्या बताते हैं? मेसोपोटामिया जो सभ्यता है मेसोपोटामिया से भारत की ओर जनसंख्या का प्रवाह हुआ। जनसंख्या प्रवाह, ओके। हाँ, तो उनका मानना था कि जो मेसोपोटामिया के जो जनक हैं वो जो हड़प्पा सभ्यता के जनक हैं वो मेसोपोटामिया के लोग हैं, क्योंकि जो मेसोपोटामिया से जो लोग आए भारत की ओर, वो भारत में आकर एक सभ्यता का विकास किए, जिस सभ्यता का नाम बाद में पड़ा हड़प्पा सभ्यता। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जनक हैं मेसोपोटामिया के लोग हैं। तो एक मिनट पानी पी लूँ, गर्मी बहुत है। ठीक है, हाँ। बट एक दूसरे इतिहासकार हैं जिनका नाम क्या है? मार्टिमर व्हीलर। हालांकि ये भी बहुत अच्छे इतिहासकार नहीं है, नाम ही इनका इतिहासकार रख दिया गया है, मार्टिमर व्हीलर। ये इस तर्क का समर्थन तो नहीं करते हैं कि मेसोपोटामिया से भारत की ओर जनसंख्या का प्रवाह हुआ, बल्कि ये दूसरा अपना मत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि वो भी मत ब्रिटिश साम्राज्यवादी है। तो इसे अपने तर्क में बताते हैं कि मेसोपोटामिया से भारत की जनसंख्या का तो जनसंख्या नहीं आई, हालांकि मेसोपोटामिया से भारत की ओर जो सभ्यता के विचार हैं या सभ्यता की जो तकनीकी है उसका प्रवाह हुआ। क्या बताते हैं?
मेसोपोटामिया। तो क्या बताते हैं ये, मेसोपोटामिया से भारत की ओर विचारों का प्रवाह हुआ। क्या हुआ? तो ये भी इसी मत के समर्थक हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो जनक हैं वो मेसोपोटामिया के लोग हैं। ठीक। तो अगर कोई तर्क देता है तो उस तर्क का खंडन भी होता है। तो एक हमारे दूसरे इतिहासकार हुए हैं, जिसमें से हुए हैं जॉन मार्शल। कौन कौन से? इसे मिटा दूं एक बार? हाँ ठीक, मिटा दो। कौन कौन से इतिहासकार हुए हैं? जॉन मार्शल और एक हुए हैं हमारे स्टुअर्ट पिंगट। क्या नाम है इनका? स्टुअर्ट पिंगट और अमलानंद घोष। और एक और इतिहासकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका नाम है आर मुगल। ये मत समझ लेना कि इन्होंने ही जो मुगल वंश की स्थापना की थी, बट इनका वो नहीं है, इनका नाम ही सिर्फ है आर मुगल। ठीक। तो जो जॉन मार्शल और स्टुअर्ट पिंगट और अमलानंद घोष हैं, ये तर्क देते हैं कि अगर मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के जनक होते तो जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में जो नगर निर्माण योजना है उसमें अंतर ना होता। जैसा कि अभी अंतर है हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता उसमें जो नगर निर्माण योजना है उसमें बहुत अंतर है, और साथ में जो उनकी मोहरें हैं उसमें भी अंतर है। हालांकि मैं बताऊंगा कि इनकी मोहरों में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके आधार पर ये अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर तीसरा बताते हैं कि जो इनकी ईंटें हैं और इनके उपकरण हैं उसमें भी अंतर है, यानी कि जो मेसोपोटामिया के और हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें हैं उस और उपकरण है उसमें बहुत अंतर है। ठीक। और चौथा मत बताते हैं कि हमें जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ से हमें नहरों के प्रॉपर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी नहरें हैं वो मेसोपोटामिया से उसके प्रॉपर साक्ष्य मिले हैं, बट हड़प्पा सभ्यता से किसी प्रकार की नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है। अपवाद स्वरूप हमें हड़प्पा सभ्यता में जो हमारा अफगानिस्तान है प्रेजेंट टाइम में, कौन सा? अफगानिस्तान, वहाँ पर एक स्थल है, उस स्थल का क्या नाम है? सुरतुघई। हमें सिर्फ हड़प्पा सभ्यता में सुरतुघई से ही नहरों के साक्ष्य मिले हैं, और बाकी की किसी भी स्थल से, चाहे वो फिर हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, धोलावीरा हो, राखी गढ़ी हो, रोपण हो और आलमगीर हो, हमें वहाँ से किसी प्रकार के नहरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें सुरतुघई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि मेसोपोटामिया से हमें प्रॉपर नहरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हाँ, तो इन सारी सामान्यताओं के आधार पर ये अपना मत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें अपना मत प्रस्तुत करते हैं। उसमें बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो एक क्रमिक उद्भव है, यानी कि अपना जो अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं वो बताते हैं क्रमिक उद्भव की अवधारणा। ठीक है, ये अपना जो अवधारणा प्रस्तुत करते हैं उसका नाम देते हैं क्रमिक उद्भव की अवधारणा। क्या नाम देते हैं? क्रमिक उद्भव की अवधारणा। जिसमें से जो हमारे इतिहासकार हैं अमलानंद घोष, वो एक संस्कृति पर विशेष जोर देते हुए बताते हैं। उस संस्कृति का क्या नाम है? राजस्थान की सोथी संस्कृति। कौन सी? सोथी संस्कृति। उससे पहले समझते हैं कि ये क्रमिक उद्भव अवधारणा क्या है।
हालांकि इसको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसको हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रमिक उद्भव की अवधारणा क्या है। इसमें इतिहासकार बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, वो विकास पाट हड़प्पाई चरण की जो संस्कृतियाँ थी, यानी कि जो हमारी परवर्ती संस्कृतियाँ थी, उन संस्कृतियों से हुआ है, जिन पर हमारे इतिहासकार अमलानंद घोष है वो एक संस्कृति का विशेष जो जोड़ देते हैं, जिस संस्कृति का नाम क्या है, सोची संस्कृति, जो कहाँ की है, राजस्थान की। वो इस सोची संस्कृति पर अपना सर्वेक्षण करते हुए बताते हैं कि जो सोची संस्कृति है, यहाँ की जो मृतभांड है और यहाँ के जो उपकरण हैं और लिपि, रहन सहन यहाँ का और मोहर, इनमें बहुत समानता है, ठीक है। जिस कारण से बताते हैं कि हमारी परवर्ती काल की जो संस्कृतियाँ हैं, फिर वो चाहे संस्कृति हो कोटाडीजी संस्कृति, सोची संस्कृति हो या अमरी नाल संस्कृति हो या सिसवाला संस्कृति हो, सिसवाल। हालांकि टेंशन मत लीजिए, जो सारी संस्कृतियाँ हैं इन्हें हम मैप पे बताएंगे। जो टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो ये जो संस्कृतियाँ हैं इनकी प्लॉटिंग हम मैप पे करके बताएंगे कि कौन सी संस्कृति कहाँ पर है, ठीक है। हाँ, तो क्या बताते हैं ये अपने उसमें कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका जो उद्भव हुआ है, वो जो हमारी परवर्ती काल की सभ्यता संस्कृतियाँ हैं, उन संस्कृतियों से हमारी हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने समझ लिया कि इनकी इतिहास लेखन दृष्टिकोण। इसके बाद हम समझते हैं इनके जो उद्भव है उससे जो जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, जिसमें से हमने एक अवधारणा देखी क्रमिक उद्भव की अवधारणा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम उद्भव। क्या देखते हैं हम? उद्भव की अवधारणाएं, जिसमें से पहली अवधारणा क्या है हमारी? आकस्मिक अवधारणा। आकस्मिक अवधारणा। दूसरी अवधारणा का क्या नाम है? दूसरी अवधारणा का नाम है द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। क्या नाम है? द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। ओके, हाँ। और जो हमारी जो तीसरी अवधारणा उसका क्या नाम है? आर्यजनक अवधारणा। क्या नाम है उसका? आर्यजनक अवधारणा। ताकि अभी हमको बताता हूँ इनका जो डिटेलिंग करता हूँ, पहले बता देता हूँ कौन कौन सा अवधारणा है। घबराने की बात नहीं है कि हमने काफी अवधारणा को कभी नाम ही नहीं सुने हैं। आर्यजनक अवधारणा, सॉरी स्पेस बंद हो गया हमारा। हाँ, और जो हमारी तीसरी अवधारणा, चौथी अवधारणा है, जिसे कि हमने पहले ही बताया आपको, क्रमिक उद्भव की अवधारणा। एक मिनट से नीचे लिखता हूँ तो आप लोग को सही से आएगा में यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसे थोड़ा लिखता हूँ तो लिखता हूँ। क्रमिक उद्भव की अवधारणा। ओके गाइस। तो जो हम पहले बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किस पर? आकस्मिक अवधारणा पर। किसे बात करेंगे हम? हमारी जो ये आकस्मिक अवधारणा, इस पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ब्रिटिश समाजवादी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव है उसके जो जनक हैं वो मेसोपोटामिया के लोग हैं, जिसमें वो तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जैसा कि मेसोपोटामिया की जो साहित्य है वहाँ से एक हमें शब्द मिला। उस शब्द का क्या नाम है? मेलुहा। क्या शब्द मिला? मेलुहा। जिसका वो अर्थ लगाते हैं कि मेसोपोटामिया से और हड़प्पा सभ्यता के बीच में व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। इसमें जो शब्द मिला उनके साहित्य में, उससे शब्द लगाते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके बीच आपस में व्यापारिक संबंध थे। तो जो ये तर्क देते हैं उसमें जो हमारे इतिहासकार गार्डन और केमन ने जो तर्क दिया था कि मेसोपोटामिया से भारत की ओर जनसंख्या आई, तो वो तर्क इस शब्द से उस तर्क का समर्थन करते हैं, ठीक है, कि भारत से जो मेसोपोटामिया से जो लोग आए उन्होंने भारत में एक सभ्यता का विकास किया, ठीक। और दूसरा जो तर्क प्रस्तुत करते हैं उस तर्क में बताते हैं कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उसमें
उसका जो पार्ट है वो दो पार्ट हुआ करते थे, किसी स्थल के दो पार्ट हुआ करते थे, एक पश्चिमी स्थल, एक पूर्वी स्थल। जो पूर्वी स्थल है उसमें हमारे जो जो कामगार वर्ग के लोग थे, यानी कि मिस्त्री, कारीगर, मजदूर, वो रहा करते थे। बस जो पश्चिम के जो दुर्ग थे, पश्चिम के जो दुर्ग थे उसमें उच्च कोटि के लोग रहा करते थे, यानी कि अधिकारी, शासक, पुरोहित लोग। तो वो बताते हैं कि जो पश्चिम की ओर जो जिनका जो रहने का प्रचलन है वो मेसोपोटामिया की ही देन है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो पश्चिम की सभ्यता है। तो जो ये उच्च वर्ग के लोग हैं वो पश्चिम की ओर रहना पसंद करते थे, ठीक है। हालांकि ये बहुत भारी तर्क नहीं है, ठीक। हाँ, और तीसरा अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ। हाँ, तीसरा ये जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वो तर्क बताते हैं कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो हमारे अन्नागार मिले हैं और पश्चिम के जो दुर्ग मिले हैं उसमें जो लकड़ी की सहतीर का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है? लकड़ी की सहतीर का। लिखता हूँ, लकड़ी की सहतीर का प्रयोग। ओके, किसमें? अन्नागार में और दुर्ग में, अन्नागार व दुर्ग में, ठीक। तो जो लकड़ी का सहतीर का प्रयोग हुआ है अन्नागार और दुर्ग में, जो ये तकनीकी है ये मेसोपोटामिया की देन है, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी लकड़ी की सहतीर का प्रयोग होता था और हड़प्पा सभ्यता में भी लकड़ी की सहतीर का प्रयोग हो रहा है। तो उनका मानना है कि जो ये तकनीकी आई वो हड़प्पा सभ्यता की देन है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है मेसोपोटामिया की ही देन है, ठीक। और उसमें अपना चौथा मत प्रस्तुत करते हैं। चौथा मत क्या प्रस्तुत करते हैं? जो हमारा हड़प्पा सभ्यता में जो बलूचिस्तान स्थल है, ठीक है, उस जो बलूचिस्तान से हमें मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं, और तो उनकी जो तुलना करते हैं वो अपने जो मेसोपोटामिया में चुंगेट है। क्या है? चुंगेट। लिखता हूँ, लिख देता हूँ पहले। बलूचिस्तान में प्राप्त मिट्टी के ढेर की तुलना मेसोपोटामिया के चुंगेट कि जो बलूचिस्तान से जो हमें मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं उसकी तुलना ये मेसोपोटामिया के चुंगेट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मंदिर से करते हैं, जिस कारण से बताते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके जनक हैं मेसोपोटामिया के लोग हैं। बट ये जो कुछ समानताएं हैं, हालांकि बहुत तार्किक समानताएं नहीं है। ये मिट्टी के ढेर और चुंगेट, इसमें कोई समानता है? नहीं समानता है ना। और लकड़ी के सहतीर का प्रयोग, ये भी कोई तार्किक बात है? जैसे यानी कि मान लीजिए हमारी छत और तुम्हारी छत, यानी कि हमारी और आपकी छत में सरिये का प्रयोग हुआ है, तो क्या जो आपकी छत है वो हमारी छत है या हमारी देन है? नहीं ना। वो तो एक आम से टेक्निक है, तो किसी चीज़ को रोकना है तो किसी भाई चीज़ को रखना होगा, ठीक। इन कुछ समानताओं के आधार पर उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के जनक मेसोपोटामिया के लोग हैं। हालांकि बहुत सारी असमानताएं हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। चलिए अब हम असमानताओं को आपको डिटेल में बताते हैं कि कौन कौन सी असमानताएं हैं, ठीक। मिटा दूँ असमानताएं। इसमें से हम एक तरफ लिखते हैं हड़प्पा और उधर लिखते हैं मेसोपोटामिया। हड़प्पा मेसोपोटामिया। ऊपर आ रहा है कैमरे में? नहीं, ऊपर नहीं आ रहा। क्योंकि 1 मिनट में निकाल देता हूँ। ब्लैक बोर्ड काफ़ी बड़ा है और हमारा कैमरा बहुत कम कैच कर पा रहा है, देखिए। हाँ, इधर लिखता हूँ मैं हड़प्पा
मेसोपोटामिया, ठीक है। और इधर भी लिख देता हूँ मैं कुछ कि जो हमारी जो नगर निर्माण की योजना है उसमें जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर प्रयोग होता था, एक पद्धति का प्रयोग होता था, उस पद्धति का क्या नाम है, गिल्ड पद्धति। बट मेसोपोटामिया में किसी प्रकार की जो गिल्ड पद्धति है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे जो गिल्ड पद्धति है, तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता की सड़कें हैं और नालियाँ हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। यानी कि सुव्यवस्थित सड़कें और नालियाँ थी। बट जो मेसोपोटामिया है वहाँ की जो सड़कें हैं और नालियाँ हैं वो आप एक दूसरे को तिरछी मिर्ची आकार में काटती थी, ठीक है। कैसे भी काट दिया करती थी। तो इतिहासकार कहते हैं कि अगर आपके पास ये टेक्निक ही नहीं थी तो हमको टेक्निक कहाँ से लाके दिए आप लोग कि हम लोगों ने एक सुव्यवस्थित या विकसित सभ्यता का विकास कर सके हैं, ठीक है। हाँ और दूसरी यहाँ की जो मोहरें हैं, तो हमारे जो ये हड़प्पा सभ्यता है यहाँ की जो मोहरें हैं वो कैसी मोहरें हैं, वर्गाकार और आयताकार। और हमारी जो मेसोपोटामिया है, हमारी क्या जो पश्चिम की सभ्यता मेसोपोटामिया है वहाँ की जो मोहरें हैं वो करती थी बेलनाकार। हम आपको असमानताएं बताते हैं, उनके आधार पर सोचिएगा कि क्या हड़प्पा सभ्यता के जनक मेसोपोटामिया के लोग हो सकते हैं। आप भी सोचिएगा, हम सिर्फ आपको समानताएं बताते हैं, बेलनाकार, ठीक। हाँ अब तीसरा देखेंगे लिपि। क्या देखेंगे हम इनकी लिपि। तो हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है या हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो लिपि का प्रयोग होता था उस लिपि का क्या नाम था, चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि। बल्कि जो पश्चिम की सभ्यता है मेसोपोटामिया सभ्यता, वहाँ की जो लिपि है वो जो लिपि हुआ करती थी वो लिपि हुआ करती थी कीलनुमा लिपि। यानी कि यहाँ की लिपि है कुछ चित्र बना दिया करते थे, जैसे कि एक मधुमक्खी का चित्र बना दिया और कुछ शहद बना दिया तो हो गया वो बी हनी, ठीक है। ऐसे समझते थे चित्र बनाकर, यानी कि चित्राक्षर लिपि थी, ठीक। हाँ और जो ईंटें हैं वो हमें हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटें मिली हैं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटें मिली हैं और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ठीक है, ये समानता हो गई। तो आप सोचिएगा कि क्या जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो हड़प्पा सभ्यता के जनक हो सकते थे? नहीं ना। बल्कि ये जो विचार है वो एक तरीके से पूर्व ग्रह से ग्रसित था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने आकस्मिक उद्भव की अवधारणा पे बात कर ली है, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा पर। किस पर बात करने वाले हैं हम? द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। सॉरी, हेलो, पहले कितना था? जस्ट रहा होगा द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा। ओके, हाँ। तो ये द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा है, चलिए मैं लिख दिया हूँ द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा, समझ लीजिएगा। ऊपर ना रहा हो कैमरे में तो कोई बात नहीं, हमने लिखा है वहाँ पर द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा, लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो ये द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा ये कहाँ से निकल के आई? तो ये जो द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा निकल के आई है वो ये ऐसे निकल के आई है कि जो द्रविड़ की जो लिपि थी और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भी चित्राक्षर लिपि थी, और जो दोनों चित्राक्षर लिपि थी, ठीक है। यानी कि इनकी लिपि में समानता था। क्या था इनकी लिपि में? समानता लिपि में। हालांकि मैं पहले लिपि लिखना था उसके बाद समानता लिखना था, मैं पहले गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा। हाँ, और दूसरा
इनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप था उसमें भी समानता था। क्या था? धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप। ओके, यानी कि जो जो हड़प्पा सभ्यता और जो द्रविड़ के लोग हैं, इनकी जो धार्मिक क्रियाकलाप थी उसमें समानता था। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिली है। हालांकि हम बाद में बताएंगे कि उस जो मूर्ति वो कहाँ से मिली है, उसका क्या क्या प्रमाण है। अभी समझते हैं, सिर्फ अभी समझने के लिए कि हमें हड़प्पा सभ्यता से एक मूर्ति मिली है। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी मिली है मूर्ति? मातृ देवी की। जो कि हमें मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हड़प्पा सभ्यता से भी मिली है और द्रविड़ से भी हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। साथ में हड़प्पा सभ्यता में लिंग पूजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? लिंग पूजा। और जो लिंग पूजा है ये हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ यहाँ पर भी हुआ करता था। और साथ में एक देव है, एक भगवान है, एक देवता है जिनका नाम है आराध्य देव। क्या नाम है? आराध्य देव। आराध्य देव, आराध्य देव की पूजा। जो आराध्य देव की पूजा है वो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ द्रविड़ में भी आराध्य देव की पूजा हुआ करती थी, जिस आधार पर बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक है वो द्रविड़ के लोग हैं। और साथ में एक और यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो ये द्रविड़ के लोग हैं वो भूमध्य सागरी हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? भूमध्य सागरी। समझिएगा, भूमध्य सागरी। ठीक है, भूमध्य सागरी लोग थे। जो ये द्रविड़ के लोग भूमध्य सागरी थे। और तो हमें जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम के जो दो स्थल हैं वहाँ से हमें भूमध्य सागरी अनेक कंकाल प्राप्त हुए हैं। यानी कि अनेक जो कंकाल हैं वो भूमध्य सागरी प्राप्त हुए हैं, जिस आधार पर इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो जनक हैं वो वो द्रविड़ लोग हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद हम समझते हैं अपनी तीसरी जो हमारी अवधारणा है कि एक मिनट, सॉरी गाइस, बहुत जल्द कैमरे के सामने आ रहा हूँ मैं। हाँ, तीसरी अवधारणा समझता हूँ हम आर्य जनक अवधारणा। क्या समझता हूँ मैं? आर्य जनक अवधारणा। तो इसे मिटा दूँ मेरा मार्क। चलिए, आर्य जनक अवधारणा। आर्यजनक अवधारणा, जिसमें से इतिहासकार अपना तर्क बताते हैं। एक मिनट। कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो जनक हैं वो आर्य लोग हैं। जो मध्य एशिया से जो लोग आए, आर्य लोग, वो भारत में एक सभ्यता का विकास किए। यानी कि जो मध्य एशिया से जो लोग आए, आर्य लोग, वो भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किए। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नदियां हैं, चाहे वो जो नदी हो कुंभ, वितास्ता, अश्वनी, पुष्वनी या सतुधी या विपाशा या सदा नीरा, जैसे कि इनके जो प्रेजेंट टाइम के जो नाम हैं गोमल, गंडक, व्यास, सतलज, रावी, चिनाब। हालांकि इनके नाम आपको जो हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, बट उसके लिए तो थोड़ा समझने के लिए समझ लेते हैं कि ये आर्य जनक अवधारणा कैसे निकल के आई। तो जो हमारा ऋग्वेद में जो 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 नदियों के प्रमाण मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता की नदियां हैं उनके मिलते हैं। तो जो लोग हैं मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जनक वो आर्य लोग हैं। जिसमें से एक और वो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मोहर है उसमें एक मोहर मिली है जिस पर घोड़े के मुख का निशान है। जैसा कि जो घोड़ों का प्रयोग हुआ करता था वो वैदिक काल में हुआ करता था। यानी कि जो आर्य लोग हैं वो जो घोड़ों का प्रयोग किया करते थे। तो हमें जब हड़प्पा सभ्यता से जो मोहर मिली है उस पर जो घोड़े का निशान, घोड़े के मुख का चिन्ह मिला है, जिससे बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जनक आर्य लोग हैं।
और तीसरा, हाँ, जो कि एक ठोस साक्ष्य नहीं है, इसका इस तरह का खंडन करते हुए इतिहास का दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं। वो बताते हैं कि जो आर्य लोग हैं वो ग्रामीण और खाना बदोश जीवन जिया करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हाँ, तो जिसमें से वो दूसरा बताते हैं कि जो इंद्र नाम के जो इंद्र हैं उनका एक नाम मिलता है पुरंदर और एक नाम मिलता है किला भंजक। ठीक है, किला भंजक कहना कि किलों का नाश करने वाला। अगर आर्य लोग हड़प्पा सभ्यता के जनक होते तो जो इंद्र का नाम है किला भंजक, वो उनका नाम किला भंजक ना होकर उनका नाम होता है किला रक्षक। क्या होता है? किला रक्षक। क्योंकि जो इंद्र हैं वो हम जो वैदिक काल के आर्य हैं उनकी रक्षा किया करते थे, जिनके लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकार इस मत का खंडन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जनक हैं वो आर्य लोग हैं। ठीक है, और जो हमारी जो आगे की जो दूसरी अवधारणा है क्रमिक उद्भव की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? क्रमिक उद्भव की अवधारणा। इस पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। बट अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप सर्वदा कीप पेशेंस पर। कहाँ मिल जाएगा हमें? टेलीग्राम ग्रुप सर्वदा कीप पेशेंस। ठीक है, हाँ, तो आज की क्लास बस यहीं तक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।